पोजीशन वहाँ पर वर्कआउट करता है, उनकी सारी बातों को जो है एक तरह से जो उनके पॉइंट्स थे उसको इग्नोर किया जाता है, उस जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें उसको शामिल नहीं किए जाने की जो बात सामने आई थी। इस तरह की चीज़ें जिस तेज़ी के साथ पूरे देश में नफ़रत का बाजार गर्म किया जा रहा है, जहां बीजेपी की सरकारें हैं उन सरकारों पर और उन राज्यों में देखें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह के जो नफ़रती चिंटू हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो नफ़रती लोग हैं उन पर जिस तरह की जो है कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई होती हुई वहाँ नज़र नहीं आती है। नज़र आई जब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया तो आपने जो है राज्यसभा के अंदर अपोजिशन की तरफ से ज़बरदस्त हंगामा देखा, और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि अपोजिशन जो है इस पूरे मामले को लेकर के वर्कआउट करता है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी बातें थीं, जो उनके पॉइंट्स थे, जो उनके सिफारिशात थीं, उन तमाम को जो है नज़रअंदाज किया गया। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा में एक राष्ट्रपति की तरफ से नॉमिनेटेड एमपी है जो मुस्लिम है, जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। हालांकि वो जो है राष्ट्रपति की तरफ से नॉमिनेटेड है, वो सरकार जिसकी होती है उसकी तरफ से जो है राष्ट्रपति को नाम भेजा जाता है, उस तरह से वो आया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की पहली रिपोर्ट सदन के भीतर आ चुकी है। सदन के पटल पर जैसे ही रिपोर्ट आती है वैसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में भारी हंगामा देखने को मिलता है। विपक्ष का वॉकआउट सदन के भीतर से देखने को मिला, तो वहीं सत्ता पक्ष के आरोप की विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है वो रवैया ठीक नहीं है और ये पूरा बेबुनियाद या फिर तथ्य विहीन ये पूरा मामला। इसको लेकर जानकारी लेते हैं, समझते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर जो सियासत भारी होती जा रही है, तेज होती जा रही है, उसके पीछे असल कहानी क्या है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ पत्रकार अंजरुल बरई जी हैं, जो कि एक अनुभव रखते हैं लंबा पत्रकारिता की दुनिया में और इस वक्फ बोर्ड को लेकर काफ़ी बारीकी से अपनी नज़र बनाए बैठे हैं। तो चलिए समझते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर आखिर पहलू दर पहलू सियासत किस तरीके से बढ़ रही है और क्या सियासत ठीक दिशा में जा रही है, फिर सरकार की मंशा और नियत पर वाकई सवाल उठते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पत्रकारिता की दुनिया में आपको एक लंबा अनुभव है, इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि कैसे संसद के अंदर, संसद के बाहर वक्फ बोर्ड को लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर क्या है? देखिए, जहाँ तक की बात वक्फ बोर्ड और ख़ास तौर से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की जाए, जाहिर है कि ये जो बिल आया है राज्यसभा के अंदर पेश किया गया, उसके बाद दिन भर जो हंगामा देखा गया, अपोजिशन की तरफ से वॉकआउट किया गया, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। और जिस तरीके का जो तरीका अपनाया गया था, ख़ास तौर से जब कमेटी की मीटिंग्स चल रही थी उस दौरान जिन लोगों को बुलाना नहीं चाहिए था उन लोगों को बुलाया गया, और उसके साथ साथ अपोजिशन को जिस तरह से इग्नोर किया गया, मजबूरन जो है अपोजिशन वहाँ पर वर्कआउट करता है, उनकी सारी बातों को जो है एक तरह से जो उनके पॉइंट्स थे उसको इग्नोर किया जाता है, उस जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें उसको शामिल नहीं किए जाने की जो बात सामने आई थी। इस तरह की चीज़ें उसके बाद देखा जाना, हमें किसी तरह का कोई अचरज या हमें किसी तरह की कोई ये नज़र नहीं आती कि ये इसमें कोई अजीब सा मामला है। लेकिन जिस तरीके से आज हंगामा हुआ सर, पहली रिपोर्ट सामने आई है जेपीसी की पहली रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को लेकर, और ये आरोप विपक्ष लगा रहा है कि उनको इग्नोर किया गया, जैसा आपने कहा कि उनकी जो असहमति थी उसको हटा दिया गया रिपोर्ट से। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक ड्राफ्ट की बात की जाए, और जाहिर है कि अपोजिशन ने कई तरह के अपने पॉइंट्स रखे थे, उसमें उन्होंने अपनी बातें रखी थीं, लेकिन जिस तरीके का रवैया अख्तियार किया गया ख़ास तौर से चेयरमैन की तरफ से, और तमाम लोगों को मजबूरन वॉकआउट करना पड़ा, और उसके साथ साथ जो उनकी सिफारिशात थीं या उनके जो नुकात थे, पॉइंट्स थे, उन तमाम को जो है इग्नोर करके
सरकार के जो सहयोगी दल हैं उनकी बातों को इंक्लूड किया जाना, ये कई तरह की शंकाएं क्रिएट करता था। और यही वजह है कि अपोजिशन के वो तमाम मेंबर्स जो उस कमेटी के रुकन थे, मेंबर्स थे, उन तमाम लोगों ने इस चीज़ को सामने रखते हुए बाइकॉट किया। और उसकी एक बानगी उस वक्त भी नज़र आई जब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया, तो आपने जो है राज्यसभा के अंदर अपोजिशन की तरफ से ज़बरदस्त हंगामा देखा। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि अपोजिशन जो है इस पूरे मामले को लेकर के वॉकआउट करता है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी बातें थीं, जो उनके पॉइंट्स थे, जो उनके सिफारिशात थीं, उन तमाम को जो है नज़रअंदाज किया गया। और हालांकि जब ये वॉकआउट करके बाहर निकले अपोजिशन के जो लीडर्स थे, उन्होंने इस बात को बाकायदा कहा भी अपने मीडिया के लोगों से। जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि चूंकि हमारी बातों को इग्नोर किया गया और हमने जिन सिफारिशात की बात की थी उन तमाम की तमाम बातों को उसमें शामिल नहीं किया गया। हालांकि आप देखें कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू साहब, उन्होंने जब अपनी बात रख रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं, जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी एनेक्जर की जिस एनेक्जर की बात कर रहा है अपोजिशन, वो तमाम की तमाम उसमें मौजूद हैं। अगर अपोजिशन जो है अभी भी इस बात को लेकर असंतुष्ट है और उसकी समझ में नहीं आ रहा है और वो सरकार की बात को मानने से इनकार कर रहा है, तो जाहिर है कि जो है सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि वो जिस जल्दबाजी में और जिस तरीके को अपनाते हुए इस बिल के ड्राफ्ट को लेकर के आए हैं, वो कहीं ना कहीं सवालात के घेरे में आ जाता है और उस पर सवाल उठने स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन मैं पत्रकार के तौर पर आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक लंबे समय से इस पूरे स्टडी कर रहे हैं वक्फ बोर्ड को लेकर। ये जो बिल लाना चाहती है सरकार, जो संशोधन करना चाहती है, इसके पीछे नियत मंशा क्या नज़र आ रही है सरकार की? क्या वाकई सिर्फ ये कोशिश है कि एक पैमाने पर लाया जाए चीज़ों को, या फिर कोशिश ये भी है कि कैसे दमन किया जाए, कैसे अधिकारों को छीना जाए? देखिए, जहाँ तक की बात आपने दमन या अधिकारों के छीनने की है, जाहिर है कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है, इक़्तिदार में आई है, तमाम चीज़ों को वन बाय वन, पहलू दर पहलू अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो शक तो खड़ा होता है, क्रिएट होता है। और ये सवाल पैदा होता है कि आखिर सरकार क्या संविधान के जो मूल है, उसूल है, क्या उसको फॉलो कर रही है या नहीं। उसकी एक वजह हम आपको बताएं कि जिस तरीके से आप एक दावा करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बावजूद इसके आप देखिए भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा में एक राष्ट्रपति की तरफ से नॉमिनेटेड एमपी है जो मुस्लिम है, जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। हालांकि वो जो है राष्ट्रपति की तरफ से नॉमिनेटेड है, वो सरकार जिसकी होती है उसकी तरफ से जो है राष्ट्रपति को नाम भेजा जाता है, उस तरह से वो आया हुआ है। बाकी आप राज्यसभा में देख लीजिए पार्टी के उस पर, आप लोकसभा में देख लीजिए पार्टी के उस पर, कहीं पे भी कोई भी ना कोई मुस्लिम एमपी बचता है और ना ही आपको कहीं कोई मंत्री नज़र आता है। यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें जिस तेज़ी के साथ पूरे देश में नफ़रत का बाजार गर्म किया जा रहा है, जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, उन सरकारों पर और उन राज्यों में देखें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह के जो नफ़रती चिंटू, हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो नफ़रती लोग हैं उन पर जिस तरह की जो है कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई होती हुई वहाँ नज़र नहीं आती है। तो तरह तरह के सवाल उठते हैं, सरकार की मंशा पे सवाल उठते हैं। और आपने चूँकि वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात की है, 2013 में भी एक अमेंडमेंट किया गया था। तो 2013 में अगर आपको लगता है कि वक्फ में बहुत ज़्यादा सुधार किए जाने की ज़रूरत है, तो आप जो है उसको सुधार किए जाने पर बात करते, न कि आप जो है नए पॉइंट्स ला करके वक्फ प्रॉपर्टीज़ को अपने कब्ज़े में लेने की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इस शक को और ज़्यादा गहराता है वो ये कि अगर आप जो है जो साउथ में बड़े मंदिर हैं उनकी कमेटियों को देखें, वहाँ पर कोई मुस्लिम जो है उन कमेटियों में जो है शामिल नहीं हो सकता। लेकिन आपने यहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट जो लेकर के आ रहे हैं उसमें आप जो है 2 मेंबर्स शामिल कर रहे हैं, जो अपने आप में जो है कई तरह के सवाल खड़े करता है। इसके अलावा आपने जो है उसमें एक चीज़ ये भी की है
कि जो कलेक्टर है, कलेक्टर को आप पावर दे रहे हैं कि वो जो है डिसाइड करेगा कि इस प्रॉपर्टी को किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्या ये वक्फ की होगी या नहीं होगी। कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो सरकार की मंशा को न सिर्फ उस पर शक क्रिएट करते हैं बल्कि सवालों के घेरे में ला करके खड़ा कर देते हैं। सरकार को ये समझना है कि ये जो संविधान में माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिया गया है, ख़ास तौर से अगर हम आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल है 29 की बात करें, 30 की बात करें, 350A है, 350B है, तो ये जो संविधान आपको अधिकार दे रहा है, ये तमाम के तमाम जो अधिकार हैं, इसका कहीं ना कहीं जो है इसके ज़रिए से जो पूरी कार्रवाई की जा रही है, इसके ज़रिए से हनन होता हुआ नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि देखिए, एक पत्रकार की जिम्मेदारी ये होती है कि वो सही बात को सामने रखे, और यही चीज़ें आजकल जो है नज़र आ रही हैं कि जो पत्रकार हैं वो शायद जो है सरकार जो बात कहती है वो एज इट इज़ उस चीज़ को जो है रख देते हैं, लेकिन सच क्या है और किस तरह से उसे रखा जाना चाहिए उसको कहीं ना कहीं पत्रकार भी एक तरह से डिच करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक अजीब सा यहाँ पर माहौल है, और यही कारण है कि आज अपोजिशन ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि ये संविधान की धज्जियाँ इस मौजूदा सरकार में उड़ाई जा रही हैं। और आपने शायद सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पे ये बात कही कि ये संविधान के ख़िलाफ़ है। अगर संविधान के ख़िलाफ़ कोई पढ़ा लिखा बैरिस्टर जो कि बाहर से, विदेश से पढ़ के आया हुआ है, वो अगर वो ये बात कह रहा है तो उसकी बात में कहीं ना कहीं दम है, वो इन चीज़ों को समझ रहा है। अपोजिशन, ख़ासतौर से सत्ता पक्ष के जो MPs हैं या नेता हैं, वो भी इस चीज़ का लोहा मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो कभी जो है किसी तरह की हल्की बातें नहीं करते हैं। अगर वो इस तरह का आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं तो ये सरकार को सोचना है कि वो जिस तरीके को अपना करके, जिस तरीके से इस जो है बिल को आगे लेकर के आ रहे हैं, वो जाहिर है कि कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन की बात चल रही है, सरकार जिस तरीके से बदलाव करना चाहती है, सुधार करना चाहती है, वो संवैधानिक और असंवैधानिक कैसे, किस रूप में हो जाता है? देखिए, मैंने जैसा कि आपको जिक्र किया कि आर्टिकल, चूँकि जो भारत का संविधान है वो अल्पसंख्यकों को बहुत सारे अधिकार देता है, जिसमें उनके अपने रिलीजियस जो आइडेंटिटी है, चाहे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को बनाने का मामला हो, या फिर जो लिंग्विस्टिक का मसला हो, या फिर उनके जो वर्शिप का तरीका है, उन तमाम तरीक़ों को लेकर के सरकार जो है संविधान एक अधिकार देता है। उसके तहत जो है आर्टिकल्स के तहत उनको जो है एक छूट दी गई है, और ये कहा गया है कि ये माइनॉरिटी की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनकी इबादत को पूरा करने के लिए, अपनी मसाजिद, अपनी दरसगाहों और अपनी कब्रस्तानों को बचाने के लिए ये कुछ आर्टिकल है, इसको जो है सरकार के लिए लाजिम किया गया है, तमाम लोगों के लिए लाजिम किया गया है कि आप संविधान की इन आर्टिकल और इन धाराओं को मानने के बाद है, बावजूद इसके अगर सरकार जो है उन तमाम धाराओं को इग्नोर करके गलत तरीके से और तमाम लोगों को अपने भरोसे में लिए बगैर अगर कोई भी कदम उठाएगी तो इस तरह से सवाल उठेंगे। और यही वजह है कि जो अपोजिशन बात कह रहा है, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ये बात उभर करके सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये बिल पूरी तरह से, या फिर ये जो ड्राफ्ट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो तैयार किया है और जिस तरीके से तैयार किया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। और यही वजह है कि अब जो है, चाहे अपोजिशन हो या फिर जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, ख़ासतौर से मुस्लिम, वो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई हमारी बात को सुना ही नहीं जा रहा है। जिन लोगों का सरोकार नहीं है उस चीज़ से, उन तमाम लोगों को, उन लोगों की बातों को सुना गया है और हमारी बातों को एक तरह से इग्नोर किया जा रहा है। हमारी जो इबादत गाहें हैं उस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हमारी इबादत गाहों को जिस तरह से छीना जा रहा है, तो वो तमाम चीज़ें इग्नोर की जा रही हैं। तो यही वजह है कि तमाम तरह के इस तरह के सवाल खड़े होंगे। लेकिन जिस तरीके से आज हंगामा देखने को मिला सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, विपक्ष का ये आरोप कि सरकार उनकी असहमति को जगह नहीं दे रही रिपोर्ट के अंदर, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि बेबुनियाद आरोप है, तथ्यहीन ये सब चीज़ें विपक्ष कह रहा है। सवाल इसमें यह है सर कि ऐसा सरकार क्यों करना चाहती है कि जो विपक्ष की असहमति है उसको क्यों नहीं उजागर करना चाहती, या फिर उसको क्यों नहीं कंसीडर कर रही रिपोर्ट में?
और देखिए, जहाँ तक कि सरकार का मामला है, कम से कम मैं बहैसियत पत्रकार और जो तमाम चीज़ें हमने देखी हैं, जो चीज़ें हमने समझी हैं, सरकार का जो रवैया है वो इस तरह का है कि वो अपोजिशन को काउंट नहीं करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हालांकि आप देखिए कि जब 2014 का इलेक्शन हुआ या फिर उसके बाद 2019 का इलेक्शन हुआ, ये बात उभर कर के सामने आई और उसमें ये नारा दिया गया कि कांग्रेस मुक्त हम भारत बनाना चाहते हैं। यानी अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है उससे आप मुक्ति की बात जब कर रहे हैं तो आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वही कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें जो सहमति और असहमति की बात है, सरकार कह रही है कि साहब हम तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि आपने आज शायद सुना होगा कि किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि हमने तमाम बातों को उसमें शामिल कर दिया। लोकसभा के अंदर अमित शाह साहब जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि भाई अपोजिशन जो बात कहे, जोड़ना चाहे, हम उसमें जो है शामिल होंगे और उनकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल, एक और चीज़ कही कि सभापति के हाथ में है, ये उनको पूरा अधिकार है कि वो किस पार्ट को रख सके, किसी से को हटाना रखना है। जी, तो ये अगर आप ये कह रहे हैं, इतने खुले मन से अगर आप जो है कमेटी की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि हम तमाम बातों को जो है उसमें शामिल कर रहे हैं, तो आपको याद होगा चेयरमैन साहब जब कंक्लूडिंग जो बैठकें हो रही थी, कंक्लूडिंग बैठक के दौरान जो है जिस तरीके से अपोजिशन की जो तमाम सिफारिशें थीं उसको पूरी तरह से खारिज कर देना, और फिर उसके बाद जो है आपको याद होगा कि जो सहयोगी दल हैं उनकी बातों को, खुद चेयरमैन ने ये बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि हमने जो अपोजिशन है उनकी बातों को इग्नोर मतलब नहीं लिया है, और उसके साथ साथ जो है जो सत्ता पक्ष से सहयोगी दल है उनकी बातों को हमने शामिल किया है। तो ये कहीं ना कहीं टसल है। हालांकि इसमें देश का नुकसान हो रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है, और जैसा कि अपोजिशन ये कह रहा है कि आज जो है मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के मसला खड़ा है, कल मंदिर का मसला आएगा, उसके बाद गिरजाघरों और सिखों की जो इबादत गाहें हैं उस पर आकर के ये मसला खड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो जो हार्ड एंड फास्ट रूल के ज़रिए से, एक डंडे के ज़रिए से तमाम लोगों को घसीटने की कोशिश कर रही है, वो किसी तरह से मुनासिब यहाँ पर नज़र नहीं आता। बिल्कुल, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ, क्योंकि मौजूदा स्थिति जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हंगामा हुआ या फिर बहस एक दूसरे के खिलाफ की जा रही है, क्या वक्फ बोर्ड की जो जंग देखने को मिल रही है, इसे जीत पाएगी सरकार? सफल हो पाएंगे संशोधन करने में? और देखिए, जहाँ तक कि बात सरकार के सदन के अंदर जो है इन संशोधनों को पास कराने की है, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि पिछले कुछ सालों में जो एक सिस्टम हमने देखा है, सरकार बहुत सारे ऐसे बिल हैं। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बड़ी जिम्मेदारी है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि ऐसे इश्यूज़ जो जनता के सरोकार वाले इश्यूज़ हैं उनको उठाना और उस पर डिबेट करना, और डिबेट के बाद उन चीज़ों को पास कराना, ये जो है संसदीय परंपरा होती है और उसका ये सिस्टम है। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने ये देखा कि सरकार जो है हंगामा होता है और उसी बीच में खटाखट जो है उन तमाम बिलों को वो पास करा लेती है। और चूँकि गणित का जब मामला आता है और गणित जिस तरीके से तमाम सरकार अपनी मैनेज किए हुए है, चाहे उसको उन तमाम चीज़ों को जो है बहुत अच्छे अंदाज से वो मैनेज करती है, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को इस वक्त किसी भी तरह की कोई दिक्कत है किसी बिल को पास कराने में, या कोई ड्राफ्ट जो संशोधन है उनको पास कराने में। फ़िलहाल सरकार को किसी तरह की कोई दुश्वारी या दिक्कत नहीं है। सरकार इस वक्त कंफर्टेबल पोजीशन में है और वो आसानी के साथ इस बिल को जो है मूव कर लेगी और पास करा लेगी। ठीक है, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और हमें बारीकी से एक एक पहलू समझाने के लिए। अंजारुल सर हमारे साथ थे। वक्फ बोर्ड को लेकर जो सियासत है वो तो तेज हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो हंगामा देखने को मिला, इससे देश का कितना नुकसान है, मुसलमान वर्ग का कितना नुकसान है, और क्या संशोधन करना जो चाहती है सरकार, उसके पीछे सिर्फ मंशा ये है कि एक तबके को दबाया जा सके, उनके हकूक़ को कमज़ोर किया जा सके, या फिर वाकई सरकार चाहती है कि पारदर्शिता आए और फिर जवाबदेही तय हो पाए? बहरहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।